क्या यहाँ भी लगता है कि हिंदू जागरण हो रहा है? निश्चित रूप से। दूसरा पॉलिटिकली बिल्कुल हिंदू जागरण हो रहा है और लोगों को एहसास, जैसे अब देखिए कुछ चीजों वहां बहुत प्रयोग इन्होंने किया है, आपको भी पता है, या काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसे वहां एक बहुत बड़ा समुदाय मछुआरों का, हाँ, वो है हिंदू, हाँ, लेकिन वो उनको कभी किसी ने कुछ ये चीजें बताई नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो कि दिल्ली में जनसत्ता के मेट्रो एडिटर भी रहे हैं और अब न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपकी किताब की वीडियो तो बहुत अच्छी चल रही है, आपको बधाई। और अब ये बताइए कि जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, इसका क्या संदेश आपको लगता है? वो आंकड़े तो सब कर चुके हैं, सरकार ये जीता वो जीता, जो भी होगा, संदेश ओवरऑल क्या गया है, आपको क्या लगता है इससे? नहीं, जो अगर एक वाक्य में कहें तो पूरे देश में ये साबित हुआ है कि जिसको हम सांप्रदायिक नहीं माने, लेकिन हिंदुत्व की लहर या हिंदुत्व का असर या पुनर्जागरण जैसा पूरे देश में होता हुआ दिख रहा है। हाँ, राजनीतिक पुनर्जागरण जी, उसका कहीं ज्यादा कहीं कम असर हुआ है। और जैसे ज्यादा असर उसका बंगाल और असम में दिखा और कम असर उसका तमिलनाडु में दिखा। केरल की अपनी मजबूरी है। और हम अगर असम से शुरू करें तो असम में ये विदेशी घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है। 80 के दशक में इसी पर सरकार बन गई थी प्रफुल्ल महंत की। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज से निकल गया। हाँ, कॉलेज से सीधे यूनिवर्सिटी से निकल के, और उन्होंने मुख्यमंत्री का ओथ लिया था। वहां धीरे धीरे ये स्थिति हो गई थी कि वहां के स्थानीय लोग अल्पमत हो गए। वहां एक शब्द इस्तेमाल लोग करते हैं, हमें बार बार नहीं करना है, कि मुसलमान भी 2 तरह के, एक तो बाहर से आए हुए और मूल निवासी एक असम के। तो असम के मूल निवासी की तो कोई गणना ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी संख्या में आ गए हैं। तरह तरह की बातें कही जाती है कि देश के सर्वोच्च पद पर भी एक बार एक व्यक्ति जो पहुंचा वो असम से, वो भी बाहर से ही आया हुआ था। अब पता नहीं कितनी सत्यता है, लेकिन ये स्थिति बनी और वो तब सरकार बनी। उसके बाद संयोग से कांग्रेस ने इसको अलग तरह से मुद्दा बनाया। कांग्रेस को वो सूट करता था जो बाहर से आते थे, चूंकि वो उनको लगता था कि सबसे मजबूत स्तंभ इस देश में कांग्रेस पार्टी है, थी भी, तो इसलिए वो आंख बंद करके कांग्रेस का समर्थन करते थे। तो कांग्रेस उनको संरक्षण देती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा वहां जब सरकार बनी तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया, और इस बार जो मुख्यमंत्री वहां के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया। और मुद्दा इसलिए स्तर पर बना दिया कि भारी मेजोरिटी आ गई। और मुझे ये लग रहा है कि उन पर दबाव, वैसे मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, मुझे कोई संदेह ज्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके सामने भी ये चुनौती होगी कि चूंकि उन्होंने वायदा किया है कि विदेशी घुसपैठ को बाहर करना, तो उसमें कितना वो कर पाएंगे ये इसमें, तो वहां तो विशेष रूप से यही मुद्दा है असम में। बंगाल नहीं, वहां पे कि बीजेपी के जितने एमएलए सब हिंदू हैं और कांग्रेस के जितने, उसमें एक को छोड़कर सब मुसलमान हैं। तो ये हिंदू और कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी तो बीजेपी ने बना दिया, जो कहते रहे, या बन गई। नहीं, ये सब जगह हुई ना, बन गई। उसने ऐसा स्टैंड लिया। सेकुलरिज्म शब्द का जो हम लोग वर्षों से, जिसके चलते मेरे जैसे पत्रकार या आप के जैसे पत्रकार का रिजर्वेशन है कि कोई आदमी अगर सनातन धर्म की बात करता है, पूजा पाठ की बात करता है, तो कम्युनल हो गया। लेकिन अगर वो मस्जिद और चर्च की बात करेगा तो वो सेकुलर है। हाँ भाई, इस देश में जहां बड़ी तादाद में
अब संख्या हो गई है जिसको हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं, उसके और बराबरी का दर्जा है, हर जगह नौकरी में वो स्थिति है, फिर आप अल्पसंख्यक आयोग काहे का? हाँ। ये सब तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, फिर उनको अलग से पैकेज क्या, हाँ। सरकारी या कमीशन क्या, मतलब ये सब तमाम सवाल जो लोगों के मन में उठते हैं, हाँ। उसी को भाजपा ने बहुत कोई चमत्कारी काम असम में कर दिया हो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। जो सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों को ये एहसास दिलाने में भाजपा कामयाब रह गई कि हम आपका मानसिक शोषण नहीं करेंगे। हाँ। हम तो, और यही स्थिति बंगाल में रही। बंगाल की स्थिति थोड़ी और भयावह थी। हाँ। क्योंकि बंगाल में जो घुसपैठ भी हो रहा था वो भी एकदम लाठी के बल पर, और सरकार का अभी देख ही रहे आप, अभी सुन ही रहे होंगे, आज ही की घटना है, जो भाजपा के सबसे प्रभावशाली वहां नेता बने हैं उनके पीए को मार डाला और 5 लोगों की हत्या हो गई, और ये सिलसिला चल रहा है। मेरे बीजेपी के नेता हैं, वो 2.5 महीने से वहां थे झाड़ग्राम के इलाके में, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को स्टैंडिंग कहा गया था पार्टी नेतृत्व से कि हम मतगणना करा के आए, क्योंकि वहां वो जीते को हार में बदलने की ताकत वहां तृणमूल के लोगों में थी, और वो ऐसे 2 चुनावों में कर चुके थे। वो मैंने नतीजे बदलवा देना, अच्छा हर सीट पर उम्मीदवार इतने सक्षम होते नहीं कि वो अदालत जाएं और उसकी रिकाउंटिंग कराएं और ये सब करें, तो इसलिए वो संभालने के लिए, और वो सही साबित हुआ। जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद भी वहां केंद्रीय बल रहेंगे, वो अगर नहीं रहते तो एकदम अराजकता की स्थिति वहां होती। तो असम में तो दूसरा संदेश था, वहां ये बात मजबूती से जो भाजपा की टीम ने उठाई, संगठन वहां भी उन्होंने ठीक ठाक बना लिया है, और संगठन आज का नहीं है, बरसों पुराना संगठन है। इसलिए मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा ने संगठन नहीं बनाया, वो तो आरएसएस बीजेपी का पहले से हुआ संगठन है, ये तो खुद कांग्रेस से आए हैं। हाँ, सर्बानंद सोनोवाल पहले सीएम रह ही चुके थे इनके, जो सर्बानंद सोनकर रह चुके थे, इसलिए ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं उस तरह से। लेकिन वो सारा संगठन इन्होंने उसका उपयोग किया और वो ढंग से चुनाव लड़ा। अच्छा, बंगाल में आपको लगता है यहाँ भी हिंदुत्व की लहर लगी? क्योंकि ये पहले अपने को अलग मानते थे, कुछ एक जर्नलिस्ट ने एक बार हमें भी कहा था, करीब 2009 की बात, बंगाल के, कि ये हमारे अलग देवी देवता है, ये हिंदी पार्टी है, वहाँ अपने देवी देवताओं को थोपना चाहती है, यानी राम मंदिर की बात थी वो। लेकिन अब तो पूरा राममय हो गया, वहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है, तो इन चीजों का असर दिख रहा है आपको क्या? कुछ हिंदू जागरण है? मेरी पढ़ाई लिखाई झारखंड में हुई है, जमशेदपुर, जो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बंगाल का ही हिस्सा है। तो वहां बंगाली आम बोलचाल भाषा है, जैसे दिल्ली में अब तो काफी बदल गया, नहीं तो किसी समय ये था कि आसानी से आप पंजाबी में बोल के काम चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह जमशेदपुर में बंगाली बोल के आसाम से आसानी से आप अपना काम चला सकते हैं। वहां 80 बड़ी संख्या में लोग बंगला भाषी थे, तो उस कल्चर का भी असर, वहां की राजनीति का असर। तो ये तो कहते थे आमी बंगाली और तुम हिंदुस्तानी, वो अपने वो कहते थे कि हम तो बंगाली हैं, आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान से आए हो, तो वो फीलिंग है ही। और मैं स्पेशली इस बार गया था कलकत्ता दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करने, क्योंकि हमारी जो कुल देवी है वो दक्षिणेश्वर काली है। तो हम लोग काली के उपासक हैं, लेकिन वहां इस बात को चलाया गया कि ये लोग तो सर राम मंदिर वाले हैं, ये कृष्ण जन्मभूमि वाले हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है वहां। जैसे हम लोग बात में जय श्री राम करते हैं, वहां जय मां काली होता है। वो अभी भी भद्र लोग को जो कंफ्यूज, जिसको हम भद्र लोग कहते हैं, वहां पढ़ा लिखा हुआ या उसको कंफ्यूज करने की पिछले चुनाव में कोशिश की गई। हाँ। उसी का परिणाम हुआ कि वहां भाजपा 77 सीटें पर रह गई। हाँ। इस बार भाजपा ने वो सारी वो रणनीति अपनाई, हाँ, जो पहले सीपीएम अपनाती थी और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस अपनाती थी। बिल्कुल। इन्होंने और एडवांस किया, हाँ, और साम दाम दंड भेद हर तरह से प्रयोग किया, तो उसका नतीजा दिख रहा है। और तो आया, देखिए है क्या कि जैसे मेरा अपने आपके ही चैनल को मैंने एक दिन कहा था
कि दिल्ली में मुसलमान जनगणना अगर ठीक से होगी तो जो अभी फिगर है वो फिगर बढ़ेगा। मेरा मानना है 20% मुसलमान दिल्ली में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो 12-13% वाला फिगर अब धीरे धीरे नहीं है, वो बढ़ा है, 15 हुआ है, 15 से और बढ़े 20 होगा। उसी तरह बंगाल में 30% अब नहीं है, वो 35% ऊपर हो चुका है। बिल्कुल, ज्यादा वोट अगर एक तरफा डल रहा है तो आसान नहीं था भाजपा के लिए चुनाव जीतना। चूंकि आप ये तमाम दावा कर लें, लेकिन भाजपा को 1 से 1.5% मुश्किल से गलती से मुसलमान वोट मिला होगा, नहीं तो नहीं मिला। हाँ, उतना भी नहीं मिला होगा। दूसरा, उन्होंने जो हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे, उनको पैसे दिए या नहीं दिए हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उनके प्रयास से जो कुछ वोट जो बटे होंगे उसका फायदा हुआ, लेकिन उससे भी बहुत चुनाव नतीजे नहीं प्रभावित हुए। हाँ, ओवैसी भी आया था वहां पे, थोड़ा बहुत तो कटा होगा, ऐसा नहीं है मुस्लिम। अब इन सब फैक्टरों को मिलके तब ये हरा पाए। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना इसलिए कठिन है कि एक तो वो पहले से वो सारा चीजें करती रही हैं जो कम्युनिस्ट करते रहे वहां 3 दशक तक। दूसरा ये है कि वो जमीन से जुड़ी नेता है। ये तो है, जमीन से भी जुड़ी है उसके। हाँ, मैं गया था कालीघाट, जो जिस इलाके से वो हारी है 15,000 वोट से। मतलब घर पे अंदर सिक्योरिटी होगी, वो निकलती होंगी तो, लेकिन बाहर से अगर आप जाइएगा तो आप दंग रह जाइएगा ये देख के कि यही मुख्यमंत्री रहती है। जो सड़क का नुक्कड़ है उस पर एक छोटा सा पुलिस पिकेट है, उस पर एक पुलिस वाला खड़ा है और वहां पास ही उनका घर है। जब वो चलती हैं तो पैदल निकलती हैं। तो ये सब तमाम उनके लटके झटके और जमीन से जुड़े लोग इसलिए उनको मात देना आसान नहीं था। ये तो बड़ी रणनीति, और अमित शाह ने खुद वहीं 15 दिनों में किया, सारे नेता लगे। एक और था उनकी एक सांसद है सयानी या क्या घोष है कोई, है ना, उसने कहा था ना कि मेरे दिल में काबा नैनो में मदीना, जो गाना गया था, और फिर उसने शिवलिंग की भी कोई वो कुछ उल्टी सीधी बातें की थी भगवान भोलेनाथ की, तो उससे भी असर तो हुआ है बहुत। मुझे लगता है ऐसे इन चीजों से कि जो हिंदू जागरण अब बंगाल में हो चुका है, मुझे लगता है, राजनीतिक तौर की बात कर रहा हूँ। बाकी बीजेपी भी तो कोई हिंदू का पॉलिटिकली बात करती है, बस इतना बार है और कुछ नहीं। मैं गया था कलकत्ता, तो फिर मैं आसनसोल मुझे जाना था कि शादी में, वहां आई चुनाव के बाद तुरंत खबर आई है कि वहां एक बरसों से मुस्लिम इलाके में एक काली मंदिर था जिसका ताला बंद था। तो जैसे सरकार नतीजे आए, लोगों ने धूमधाम से उसको लगातार चल रहा। और अभी तो ये चैनलों पर चल रहा है, कितना सत्य हम नहीं जानते, कि कांग्रेस के तमाम दफ्तर तृणमूल ने कब्जा कर रखे थे, उसमें से कई को लोग छुड़वाने पहुंच गए और एक आध छुड़ा लिया। नदिया जिले में जो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर था वो ओरिजिनली कांग्रेस का दफ्तर था, तो उन्होंने बना। कितनी सत्य है हम गए नहीं है स्पॉट पर, इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन वहां गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, सांप्रदायिकता, सब चीज भरपूर था। और वहां चाहे सीपीएम हो या इनकी पार्टी, जो भी सरकारी कार्यक्रम होना है, योजनाओं का लाभ लेना है, वो पार्टी के द्वारा वहां से घूम के जाएगी फाइल या एप्लीकेशन। इन्होंने क्लब बनाए थे, उनके दूसरे वो थे, कैडर काम करता था। ये तो बड़ा अजीब सा है वहां पे बंगाल में, एक दूसरे की गला काटते, जाके दूसरी जगह नहीं है राज्यों में ऐसे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। मुझे याद है गडकरी जब अध्यक्ष है बीजेपी के, तो वहां के एक सीएम की डेथ हुई थी, तो उनका बाकायदा बीजेपी का अधिवेशन हो रहा था। ये हरियाणा में ये जो एक सरोवर है जो इधर फरीदाबाद में, तो वहां पे उन्हें उनका शोक संदेश रखा। मतलब आप बाहर पॉलिटिकली कहिए, आपस में लड़ते नहीं है, झगड़ने, यहाँ तो गला काट रहे हैं एक दूसरे का। ये तो सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज में कहीं भी नहीं होना चाहिए। वहां तो अति है। दूसरा उसका परिणाम देखिए कि वही लोग जो सीपीएम के सरकार में फायदा उठाते थे, वही लोग फिर तृणमूल कांग्रेस में उठाने लगे। और आप ये ताजुब नहीं है कि उसी का बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा में घुस गया। बिल्कुल, वो आपकी वीडियो आ रही है ना कि वो तृणमूल को मिटा के, वो जो उनका 3 पत्तियों वाला जो है, 2 पत्तियों वाला चिन्ह, उसको मिटा के वहां पे बीजेपी का भगवा लगा के रंग कमल बना रहे, ऐसी वीडियो आने लग गई अभी से।
तो चलिए, तो बंगाल, अब केरल का क्या संदेश है? क्या कम्युनिस्ट केरल का पर तो हम लोग अलग से भी कार्यक्रम कर सकते हैं। केरल में अजीब स्थिति है। केरल में करीब 1/3 आबादी मुसलमान की है और 1/3 आबादी क्रिश्चियन की है। हिंदू 40-42% के आसपास वहां है, 50 मान लीजिए आप। वहां समस्या ये है कि शुरू से जो आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले हिंदू हैं, वो भी वोट सीपीएम को इसलिए करते थे। हिंदू पार्टी जो है वो पहले क्रिश्चियनों की पार्टी थी, फिर मुसलमानों की पार्टी बन गई। बगैर मुसलमान वोटों में या क्रिश्चियन वोटों में डिवीजन किए वहां कोई पार्टी सरकार में आ ही नहीं सकती। अभी देखिए जो परिवर्तन हुआ है, भाजपा का वोट 2% था, वो बढ़ के 20% हुआ। 3 उसके एमएलए जीते, बड़े नेता जीते हैं, 2 तो बड़े हैं, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री थे, राजीव चंद्रशेखर भी केंद्र सरकार में मंत्री थे। तो और जो शहर का मेयर तिरुवनंतपुरम का भाजपा का बन गया, पहले जीत था। लेकिन वहां जब तक अभी कोशिश लोग कर रहे हैं भाजपा के कि क्रिश्चियनों में जो 2 है, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक, उनमें विभाजन करने का और वो एक का समर्थन पाने का, क्योंकि वो एक तरफा वहां होता है कि जो एक क्रिश्चियन है उन्हीं को फायदा दिया जाता है। लेकिन अब वहां धीरे धीरे राजनीति में डोमिनेंस मुसलमानों का बढ़ता जा रहा है। पहली बार जब मैं केरल गया था तो बड़े बड़े चर्च दिखते थे। दूसरी बार, तीसरी बार जब मैं गया तो चर्च के मुकाबले गांव में जब इंटीरियर में भी बड़े बड़े समझिए मस्जिद दिख रहे हैं। ऐसे मस्जिद जो एक एक मस्जिद बनाने में 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए लगे होंगे। बाहर से सब मिडिल ईस्ट और बाकी जगह से पैसे आ रहे हैं। इसलिए केरल में तो कोई और चमत्कार हो जाए तभी सरकार बदलेगी, नहीं तो ये इसी तरह से चलेगा, गठबंधन की सरकार। हाँ, ये जरूर है कि कम्युनिस्ट से लोग उग गए थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया। ऐसा नहीं कांग्रेस ने वहां कोई चमत्कार किया, ना, तो पूरे भारत से पहली बार हो रहा है लंबे समय बाद कि कम्युनिस्ट की सरकार किसी राज्य में नहीं है। कभी बंगाल में तो थी 34 साल, फिर यहाँ रहती थी, या त्रिपुरा, वो दोनों साफ हो गए पिछले दो बार से। अब केरल में उम्मीद थी, तो क्या लगता है कि पूरे भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन अब और नीचे जाएगा? और नीचे जाएगा। देखिए, असल में कम्युनिस्टों ने समझा ही नहीं। उन्होंने क्या किया जिसका उनको आज तक फायदा मिल रहा है, उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग में, क्लास में, इंटेलेक्चुअल क्लास में अपने लोगों को घुसाया और उसका फायदा आज तक उनको मिला। जेएनयू का केवल एक क्लास में, जेएनयू एक इंस्टीट्यूट नहीं है, जेएनयू एक क्लास है, क्लास हिस्ट्री लिखे उन्होंने ये तय करके कि उन चीजों में अपना दबदबा हो, इतिहास की गलत व्याख्या करना और अजब, मतलब राम काल्पनिक है, अकबर, हाँ, बाकी वो अकबर काल्पनिक नहीं है। और विजेता महाराणा प्रताप भगोड़े साबित, जंगल में घूमते थे, घास की रोटी खाते थे, और अकबर महान थे। और सुनिए, बाजीराव पेशवा जिन्होंने 40 युद्ध लड़े और कोई नहीं हारे, और वो कटक से वो तक आगे पूरा जो इन्होंने, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक उन्हें पताका फहराई, मुगलों को अपने चरणों में लाए, उनका हिस्ट्री में उल्लेख ही नहीं किया वामपंथी ने। बताइए, शिवाजी महाराज को, वही शिवाजी, यही है शिवाजी महाराज जिनके बारे में सारी देश दुनिया में है कि इतने वीर और सूरवीर थे। उस शिवाजी महाराज की को ऐसा साबित किया जैसे वो छुप के चोरी से वार किए, और मतलब वो वीर नहीं थे। वो यही सब तमाम। दूसरा, आप देखिए ना, धीरे धीरे तो स्थितियां बदल रही है ना। भाई सारे इतिहासकारों ने ये पढ़ाया कि आर्य बाहर से आए, सारे किताबों में ये लिखा हुआ है कि हम जो है माइग्रेट करके आए। अब वो जब ये साबित हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और फलाना ढिकाना जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, और ये साबित होने लगा कि सरस्वती नदी भारत होके जाती थी, जहां जिसके किनारे आर्य थे, तो धीरे धीरे अब वो मोहर, लेकिन वो मानने को उसको झुठलाने को तैयार है। शुरू से अपने यहाँ अनादि काल से जो प्रयाग में जो महाकुंभ लगता है, वहां कहते हैं कि
गंगा यमुना और अदि सरस्वती का त्रिवेणी है, जिसके पर कुंभ लगता है जहाँ पे, तो कहते थे नहीं सरस्वती तो फर्जी है। फिर धीरे धीरे इधर ये जो हरियाणा उधर से इसका पूरा मैप निकला है, वहां उसका स्रोत पाया गया है हरियाणा के आसपास से। आरएसएस की एक संस्था जिसके 10 प्रचारक इसी काम में लगे हुए, इतिहास संकलन समिति, और उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है। तो इसलिए धीरे धीरे वो अब स्थिति है कि केरल में चूंकि अनुपात इस तरह से बन गया है कि वहां आसानी से केवल एक समुदाय के बल पर वहां शासन आना बड़ा कठिन है। लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये स्थितियां बदलेगी। क्रिश्चियनिटी में वहां पे एक वो है जो ब्राह्मण है, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई थी हिमालय लोग में, ईसाई ब्राह्मण, तो बहुत से पूरी बेल्ट गोवा से लेके और केरल तक के ईसाई ब्राह्मणों ने वो अभी भी एक एडवर्टीजमेंट कि उनको क्रिश्चियन ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण खुद लिखा था। तब मेरे वो ध्यान आया एक वीडियो बनाओ, तो उसमें केरल के बहुत से लोग थे जो ब्राह्मण है, फिर मैंने वीडियो बनाई, मतलब क्रिश्चियन अभी भी ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है, ये जो सवर्ण कन्वर्ट हो गए। नहीं हरीश जी, आप ये देखिए ना, जब मैं वेस्टर्न यूपी कॉरेस्पोंडेंट था, हाँ, तो मुझे ये भरोसा ही नहीं था। मेरठ में तब मेरठ कमिश्नरी में 9 MP सीट हो, हाँ, एक संगठन मंत्री थे आरएसएस से गए हुए भाजपा में, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगे? मैंने कहा 1 आध जीत लेंगे। तो कह ले कैसी बात करते हो, हम तो 9 की 9 जीतने के, और 8 जीती, एक अजीत सिंह की सीट रह गई थी। जिन गांवों में कभी मंदिर में लोग जाते नहीं थे, हाँ, राम मंदिर आंदोलन का असर ये पड़ा कि गांव गांव मंदिर बनने लगे। हाँ, भाई आज समाज का असर था, वो केवल हवन होते थे और कुछ नहीं होता था। हाँ, धीरे धीरे ये स्थितियां बदली और पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह पहले से था, लेकिन तो ये स्थितियां धीरे धीरे केरल में भी बदलेगी। और जैसा आप कह रहे हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हम तो माइग्रेट हुए थे, हम तो तीसरी पीढ़ी पहले ही माइग्रेट हुए थे, हम तो ओरिजिनली हिंदू कन्वर्ट। जैसे हरियाणा में यहाँ वो जो गुड़गांव से लगा हुआ, हाँ, मेवात पूरे वो अपने वो पूरा कन्वर्टेड है। तो उसी तरह से ये केरल में भी स्थिति बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब उसमें अभी समय लगेगा और काम करेंगे। और जो एक और बड़ा राज्य है तमिलनाडु, वहां पर एक वीडियो आपका देखा मैंने, आपने काफी बढ़िया वीडियो बनाया है। हाँ, हाँ, कि वो पहली बार इतने लंबे साल बाद पहली बार वहां जो है वो द्रविड़ राजनीति से मुक्ति मिली। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ, तमिलनाडु जाना तो कई बार हुआ है, चुनाव में नहीं गया मैं, कि जो सज्जन जीते हैं विजय, जो वो केवल इस नाम पर जीते हैं कि वो फिल्मी हीरो हैं और लोग बदलाव चाहते थे द्रुमुक के शासन से। अगर जो क्रिश्चियन नाम से वोट मांगते तो निश्चित रूप से इनकी सीटें इतनी होती नहीं मिलते। हाँ, 6% है, क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि वहां तो क्रिश्चियन गिनती के हैं, तो इसलिए पहली बार। दूसरा, इन्होंने इतनी अत्याचार किया बोल के और लोगों से। एक तो हिंदी के खिलाफ वातावरण, वातावरण, और ये बना के इनको लगता था कि इससे सारे द्रविड़ जो है। स्टालिन जो सीएम था, उनका बेटा खुद कह रहा था कि इसको तो मर जाना चाहिए। और वो था सीपीएम के लेखकों का एक संगठन है, वो एमपी है उस संगठन के हेड, उस पर कोई से ने उंगली नहीं उठाई। सीपीएम क्या था, उसमें वो गया था स्टालिन का लड़का जो मंत्री था, और उसने कहा कि हिंदू सनातन धर्म को तो कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ था उसकी वर्डिंग जो भी थी, भाव यही था। और उसका मुझे लगता है ये असर, ये सारा रिएक्शन का ताजुब होगा कि मैंने पहले भी कहा कि वहां ऐसा नहीं हो कि पेरियार के बाद वो खत्म हो गया। आप उत्तर भारत में आपने कभी घटना नहीं सुनी होगी, केरल में, तमिलनाडु में दलितों के पीने के पानी में पोटी मिला दी गई थी 2022 में। क्या वो आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने उसने कही थी। तो ये वहां भी लगता है कि हिंदू जागरण हो रहा है, निश्चित रूप से। दूसरा पॉलिटिकली बिल्कुल हिंदू जागरण हो रहा है, और लोगों को एहसास, जैसे अब देखिए कुछ चीजों वहां बहुत प्रयोग इन्होंने किया है, आपको भी पता है, या काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसे वहां एक बहुत बड़ा समुदाय मछुआरों का, हाँ, वो है हिंदू, हाँ, लेकिन वो उनको कभी किसी ने कुछ ये चीजें बताई नहीं।
तो विश्व हिंदू परिषद ने एक एकल विद्यालय योजना चलाई जो सबसे ज्यादा असरदार केरल, तमिलनाडु और ये समुद्र से तटवर्ती जो इलाके हैं उसमें है। उसमें वो नाव के समुद्र के किनारे उसमें एक ही शिक्षक होता है, वो स्थानीय भाषा में बिना स्कूल के कमरे का, नहीं मिलेगा तो पेड़ पर वो जो फोल्डिंग ये लेके बोर्ड लेके और उनकी ही भाषा में पढ़ाता है। फर्क इतना ही है कि वो ग से गणेश के ग से गधा की जगह ग से गणेश पढ़ाता है। ग से गधा, सही हाँ, कह रहे हैं। हाँ, तो वो इस तरह की तैयारी क्या असर पड़ा। दूसरा, उन स्कूलों में वेद पाठ होने लगे, उन स्कूलों में गायत्री मंत्र पढ़ा जाने लगा, उन स्कूलों में बच्चे जो हैं वो संस्कृत की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी पढ़ाई जाती है, भाई उनको तमिल में ही पढ़ाते हैं, उनको मलयालम में ही पढ़ाते हैं, उनको कन्नड़ में ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनको सनातन धर्म की बातें, भारत की बातें, देश की बातें, देश का नेता, देश का समाज, ये सब पढ़ाया जाता है। तो उसका बहुत असर, बहुत ज्यादा। हमारे एक मित्र हैं, वो वहां बहुत सालों प्रचारक रहे, ओरिजिनली वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो वो हमें ये बताते हैं कि हम उन घरों में जब जाते हैं जहां पूरे घर में केवल मछली के अलावा कुछ बात ही नहीं होती, तो पहली बार एहसास हुआ है कि वो कहते हैं कि आपने तो चमत्कार कर दिया, हमारा बच्चा हमारा पैर छूता है, हमारा बच्चा भगवान का फोटो ले आए घर में लगाए हुए है, हमारा बच्चा गायत्री मंत्र बोलता है। तो ये जो परिवर्तन के माध्यम से धीरे धीरे वहां बदलाव, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा जितना मिला कि ये लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है हिंदू का ये सब कुछ तो पार्टी को ही नहीं कर सकता, समाज को करना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो उन्होंने एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी वो अब पूरे भारत में फैल रहा है, ये है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदुत्व के बाहरी खोखले नारों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको और भी काम करने चाहिए ताकि जो समाज के बिल्कुल हाशिए पर पड़ी जाती हैं वो कन्वर्ट न हो, दूसरे काम में न हो। खुद यहाँ द्वारका में मैंने देखा गरीब जो परिवार की महिलाएं हैं वो क्रिश्चियन बन रही है। आपको ताजुब होगा, इसी हमारे आसपास में 3 चर्च हैं, 3 चर्च में जो काम वाली आ रही, खासतौर पर झारखंड बिहार की हैं, उड़ीसा इधर की गरीब परिवार की, उनको क्रिश्चियन बना दिया उन्होंने, या रिक्शे वालों का नेपाली भी है उनको क्रिश्चियन बना दिया। तो संघ हो या बीजेपी, इनको इस चीज पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और भी है कि भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है नेताओं को भी थोड़ा सहृदय और थोड़ा वैसा होना पड़ेगा ना जो लोगों की सुने, निष्ठुर न बने नहीं और डबल गेम नहीं खेले। मुझे लग रहा है दोहरी बात न करें भाई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी का, और दूसरी तरफ आप 100% FDI अलाउ कर रहे हैं। तो ये न करें। आप रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को, कैसे मिलेगा अगर आप FDI कर देंगे? तो इसलिए आप अपनी कथनी करनी में एकता ले आवे, भावना से, और इस तरह से धार्मिक मुद्दों से बहुत लंबी राजनीति नहीं हो सकती, नहीं होगी। काम चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को घर चाहिए, इलाज चाहिए। आप प्रयास भाजपा कर रही है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन और बेहतर तरीके से हो, इसकी जरूरत है जी। तो मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको इस मुद्दे पर जो भी आपके मन में कोई विचार आते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।